ये सारी उम्र में जो कर्जा बड़े आ रहा तेरे। ये हाल हो रहा है हर एक स्टूडेंट का इस चैप्टर को पढ़ते वक्त, क्योंकि ये चैप्टर वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको YouTube पे और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जा रहा है, जो मैं नहीं करना चाहता। मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें हर एक चैप्टर उस तरह से डिलीवर करूं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। और अब तक हमने जितने चैप्टर्स किए उन सारे चैप्टर्स में जो जो पढ़ाया है सेम टू सेम वही उठ के प्री बोर्ड्स में आया है, और अब बोर्ड्स में भी आएगा। इस चैप्टर में भी वही करेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल सिंपल, फनी और इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं, लॉजिक के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन, और तो और ट्रिक्स के साथ, कि ट्रिक्स के बाद तुम्हें कोई भी कॉम्प्लिकेशन की जरूरत ना पड़े, सिंपल ट्रिक से सब कुछ समझ लो। क्योंकि एक लेक्चर है ही नहीं, ये है एक मूवी। इस मूवी को 1.5x पे स्विच करो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग और पॉपकॉर्न लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि खत्म होते होते तुम इस चैप्टर को बिल्कुल स्वाहा कर दोगे। लेट्स बिगिन विथ इंडियाज बेस्ट एनिमेशन। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक फॉर दिस प्राणी। कार्बन के लिए मुझे वापस आना पड़ा यार। केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हमने कर लिए, अब ये कार्बन ने तुम्हें परेशान करके रखा है। क्यों परेशान हो पता है? क्योंकि लास्ट चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जब हमने पढ़ी थी ये टेबल, तो इसमें मैंने क्या बताया था कि मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, अरे वैलेंट शेल या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3। वहीं नॉन मेटल्स में अगर देखोगे तो या तो 5 या तो 6 या तो 7। तो 8 अगर हो जा रहा है तो वो तो नोबल गैस बन जा रहा है। बट भैया सारे नंबर्स बोल दिए, बीच में आप 4 खा गए, तो ये 4 कहां गया? यही 4 का खेल हो रहा है यस कार्बन के साथ। ध्यान से देखो, कार्बन की सबसे पहली शेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आउटर मोस्ट शेल आ जाती है सबसे बाहर वाली, उसमें है 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसकी आउटर मोस्ट शेल में पाए जाएंगे? कार्बन के। समझ गए? अब एक चीज मैंने और बताई थी लास्ट चैप्टर में ही कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, और मेटल्स वही चीज नॉन मेटल्स को दे रहा है जो उसको चाहिए, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स मेटल ट्रांसफर करता है, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है और बन जाता है आयनिक कंपाउंड। बट व्हाट इफ जो चीज ट्रांसफर की जा रही है वो इसको चाहिए ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, तब कंपाउंड कैसे बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं अपने कार्बन का, तो कार्बन के आजू बाजू 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब 4 हैं, कंप्लीट करना है अगर इसको ऑक्टेट यानी 8 करने होंगे आउटर मोस्ट में, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, या तो अपने जो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में है ना, इनको ही हटा दे। तो फिर क्या होगा ये देखो, तो फिर इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें बचेंगे 2, और डुप्लेट से भी सेटिस्फाइड रहता है इंसान, जैसे अपना हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है। बट ये दोनों ही चीजें नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अरे इसके पीछे एक लॉजिक है, केमिस्ट्री का लॉजिक। क्या लॉजिक है भैया? ध्यान से देखो, अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और बोले यस मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, तो ध्यान से देखो 8 + 2 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट अंदर अगर प्रोटॉन की बात करें तो वो प्रोटॉन कितने हैं? अभी भी सिर्फ 6 हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन के साथ 6 प्रोटॉन बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिसबैलेंस हो जाएगा, और जब बैलेंस नहीं मेंटेन रहेगा तो ये एटम स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए यह चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी एक्सेप्ट करे। बट भैया दूसरा केस का क्या, जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे और सिर्फ डुप्लेट बन जाए? तो 4 इलेक्ट्रॉन जब ये दे देगा, तो पहली बात तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तुम खुद इमेजिन करो, कार्बन इतना छोटा सा एटम है ना कि बहुत ज्यादा एनर्जी से जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत फोर्स से एक दूसरे पे, बहुत एनर्जी से, बहुत फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए किसी और एलिमेंट को इसके 4 इलेक्ट्रॉन उखाड़ने के लिए, यानी निकाल फेंकने के लिए। और अगर निकाल दिए तो बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में कितने? साथ में पहले की तरह 6 प्रोटॉन। तो ये भी तो एक इम्बैलेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, ये भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, और इसलिए एक स्टेबल एटम नहीं बनेगा। इसलिए ना ही ये कार्बन देगा ना लेगा, ये करेगा एक बहुत बेहतरीन ट्रिक का इस्तेमाल जिसको बोलते हैं शेयरिंग। बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग यार। क्या करेगा? ध्यान से देखो, कार्बन के आसपास 4 हैं, अब इसको चाहिए कितने? 4 चाहिए ना, तो ये आसपास से अपने पड़ोसियों को बुलाएगा, 4 हाइड्रोजन दोस्तों को बुलाएगा और बोलेगा यार तुम्हारे पास भी आउटर मोस्ट में 1 है, तुम्हें 2 करने हैं कंप्लीट, तो तुम मेरे आजू बाजू इस तरह से लग जाओ। और ये 2 आसपास लगते ही उसके आसपास देखोगे तो सबको मिल गया है जो जिसको चाहिए था। हाइड्रोजन को चाहिए था कि 2 हो जाए, तो उसके पास 2 दिख रहे हैं।
हाइड्रोजन के, सारे हाइड्रोजन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, वही कार्बन के पास 4 थे पहले से, 4 और पास आ गए, मिला करके 8 हो गए। मतलब यहां पर ट्रांसफर नहीं हुआ है, किसी ने दिया या लिया नहीं, सिर्फ क्या किया, आसपास खड़े हो गए, शेयरिंग कर दी और सबकी जरूरत पूरी हो गई। उसको डुप्लेट बन गए हाइड्रोजन के, और कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, यानी ऑक्टेट बन गया, और बन गया एक कंपाउंड जिसको हम बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। तो आयनिक और कोवैलेंट ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं। इसका डिफरेंस मैंने प्रॉपर इस टेबल में तुम्हें बताया था लास्ट चैप्टर में, बहुत ही इजी डिफरेंस है। और प्रॉपर्टीज अगर लिखने आए तो आयनिक की टेबल से आयनिक वाला लिख दो, और कोवैलेंट से कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लिख दो। नाउ अब आता है चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये हेडिंग दी होगी एनसीईआरटी में। अरे हेडिंग पढ़नी नहीं है यार, कुछ नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है कि कार्बन ना बहुत ही बदमाश टाइप का है यार। मतलब ये बिल्कुल क्या बोलूं मैं, बिल्कुल तुम्हारी जैसा है बिल्कुल। पता है क्यों? क्योंकि ये सबको देख करके सीटी मारता है। सी से कैटिनेशन, टी से टेट्रावैलेंसी, यही 2 तो प्रॉपर्टी है जो वर्सेटाइल नेचर कही जा रही है। कैटिनेशन क्या है भैया? यार देखो, कार्बन का तुमने कई सारा ऐसा कंपाउंड देखा होगा, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखे होंगे कि कार्बन 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 आपस में बड़े मिलजुल के रहते हैं, दोस्ती बना लेते हैं ऐसे हैंडशेक करके। तो ये कार्बन्स आपस में जुड़ते या तो चेन बना लेंगे या तो रिंग बना लेंगे। तो ये जो कार्बन अपने दूसरे कार्बन्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। सी से कार्बन, सी से कैटिनेशन। और टी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या है? टेट्रा यानी 4, वैलेंसी सबको पता है, तो इसकी वैलेंसी 4 है, सबको पता है ये बात यार ऑलरेडी, वही चीज लिखी हुई है। जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 चाहिए होता है। तो यानी हमारे तो 2 हाथ हैं, बट कार्बन के हो जाते हैं 4 हाथ, क्योंकि वो 4 लोगों से हाथ मिला सकता है, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है। तो वो 4 लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे CH4 में 4 हाइड्रोजन के साथ कार्बन इजीली बॉन्ड बना लिया था। तो ये 2 प्रॉपर्टीज देखी। अब इस प्रॉपर्टी का सबसे अच्छा एग्जांपल है ये C3H8। देखो 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, कैटिनेशन हो गया, और हर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना ले रहा है, यानी टेट्रावैलेंसी भी दिख गई। अब इसी प्रॉपर्टीज की वजह से, अपने वर्सेटाइल नेचर की वजह से, वर्सेटाइल क्या कि सबके साथ दोस्ती कर ले रहा है, बड़ा मिलजुल के रह रहा है, बॉन्ड्स बना ले रहा है, क्योंकि 4 हाथ हैं, ये बना लेता है कुछ बहुत अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स, जिसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब ये एलोट्रॉप्स किस बीमारी का नाम है? देखो ये एक बीमारी है, कार्बन्स में होती है। क्या बीमारी है भैया? कि जब कार्बन्स सेम ही केमिकल एलिमेंट है कार्बन का, और वो बिल्कुल सेम फिजिकल स्टेट में भी रहेगा, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाया जाएगा, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में है, डिफरेंट फॉर्म्स में है, इसीलिए ये अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। क्या चीज नहीं समझ में आई? ठीक है, एग्जांपल पे आ जाओ, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या है? डायमंड। क्या है डायमंड? यार डायमंड एक फॉर्म हो गई, दूसरी फॉर्म क्या है? ग्रेफाइट। तीसरी फॉर्म क्या है? यस, बकमिंस्टर फुलरेंस। यही 3 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये तीनों ऐसे तो कुछ नहीं पता चलेंगे, बट जब इनके स्ट्रक्चर पे आओगे, ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। एक कार्बन के 4 हाथ थे, देखो डायमंड में चारों के चारों इन्वॉल्व हैं, यानी चारों बॉन्ड बना रहे हैं। अब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है क्योंकि चारों बॉन्ड्स बना रहे हैं कि ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ बन जाता है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं ग्रेफाइट पे, तो उसके 4 में से सिर्फ 3 हाथ इन्वॉल्व हैं, एक हाथ फ्री है। अभी जो एक हाथ फ्री है, इसकी वजह से ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का। फिर नीचे थर्ड वाला जो है, ये है बकमिंस्टर फुलरेंस। ये फुटबॉल की तरह दिखता है और इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। क्या नाम है? बकमिंस्टर फुलरेंस, C60। समझ गए? बहुत बढ़िया। ये सारे सेम फिजिकल स्टेट में पाए जा रहे हैं, सॉलिड, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फॉर्म्स होने की वजह से ये अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बहुत बढ़िया भैया। अब अगली बढ़िया चीज आती है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई चीज हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स या तो ऐसा दिखेगा CH4, क्योंकि देखो ना कार्बन है और हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं। अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊं, ये क्या है? C2H2, तो इसमें भी कार्बन है और हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। फिर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं C2H4, तो इसमें भी ध्यान से देखोगे तो हाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है भैया? इन तीनों में डिफरेंस आ रहा है बॉन्ड का। एक में सिंगल बॉन्ड, एक में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एक में हमें दिखने को मिल गया ट्रिपल बॉन्ड। अब इसी सिंगल, डबल, ट्रिपल की वजह से इन्हें डिवाइड कर दिया गया है हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट्स में। एक होता है सैचुरेटेड, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन के बीच में,
वहीं एक होता है अनसैचुरेटेड, जहां पर या तो डबल होगा या तो ट्रिपल होगा। अब अगर इसमें नीचे आते हैं तो पहला है सिंगल वाला सैचुरेटेड, ये क्या होता है? एल्केन। एल्केन, KANE, और एन वर्ड पे फोकस करना। एन जहां लिखा हो मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन सिंगल बॉन्ड रहेगा CH4, और इतने सारे C3H8 भी है उसी में, इतने सारे ये एल्केन होते हैं। कई सारे एग्जांपल आ जाएंगे, बट जहां भी सिंगल बॉन्ड दिखे कार्बन कार्बन के बीच तो वो एल्केन होगा, ठीक है भैया। बट जहां डबल बॉन्ड दिख जाए अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आ जाएगा, और क्या बोला जाएगा? एल्कीन। कीन, इन वर्ड पे फोकस करना। जहां इन लिखा होगा समझ जाना कि कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं ध्यान से देखोगे तो डबल बॉन्ड देखने मिल जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। बट फिर अगर तुम्हें दिख जाए एल्काइन जैसी चीज लिखी हुई, एल्काइन का आइन, YNE पे फोकस करना, तो आइन जहां लिखा हुआ है मतलब तीन, आइन तीन, यानी कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ध्यान से देखोगे तो कई सारे एग्जांपल्स तुम्हें इसके भी देखने अभी आगे चैप्टर में मिलेंगे। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझ गए। तीनों का अगर मैं फॉर्मूला दिखाऊं, यानी तीनों को लिखने का फॉर्मूला, तो क्या है? CnH2n-2, CnH2n और CnH2n+2। समझ गए? यहां पर n का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन। रख करके देखो, वैल्यू निकल आएगी, यानी वो कंपाउंड का फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा। बट अब कई लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, मतलब दिख रहा है मुझे कि तुम चिल्ला रहे हो कि भैया हमें तो इस चैप्टर में ये सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखते हैं, इंस्टेड कभी कभी हमें ऑक्सीजन दिख जाएगा इस तरह से, कभी इस तरह से, तो कभी इस तरह से। ये सब क्या है? जब ऑक्सीजन के आइटम्स आ जाएं या क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब कुछ आ जाएं तो ये अलग आइटम्स हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से हट करके कुछ अलग आ जाए तो वो बन जाता है फंक्शनल ग्रुप। कितने सारे होते हैं? ये टेबल एनसीईआरटी में दी हुई है, ये टेबल तुम्हें एनसीईआरटी में दी हुई है, बट टेबल वेबल से रटना नहीं है यार, हमें याद करनी है बस एक स्टोरी। क्या है स्टोरी? कि पार्टी में इनवाइट किया मुन्नी ने किसे? चुलबुल और बुलबुल को। तो ये चुलबुल और बुलबुल गए पार्टी में, काफी एंजॉय किया, बड़ी मस्ती करी, और वहां पर क्या लिया? अल्कोहल और केक। क्या लिया? अल्कोहल और केक। किसने लिया? चुलबुल बुलबुल ने। तो बस चुलबुल, बुलबुल, अल्कोहल और केक, इतना याद कर लो, इससे तुम सारे फंक्शनल ग्रुप्स यहां रट लोगे, दिमाग में फीड हो जाएंगे। कैसे? चुलबुल यानी क्लोरीन, तो क्लोरीन कहीं दिखा मतलब वो फंक्शनल ग्रुप है। ब्रोमीन क्या है? बुलबुल है, ठीक है भैया। फिर नीचे क्या आता है? अल्कोहल। अल्कोहल कहां पे रहेगा? जहां OH लगा हुआ दिखे। अल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है जहां OH दिख जाए। फिर अपना आता है केक। C क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। A है एल्डेहाइड, K है कीटोन, और नीचे E है ईस्टर। अब पहला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानोगे? सिंबल से तुम्हें पहचानना होगा, क्योंकि पहचानने के लिए क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जाम में, पर पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए हमने पहले देख लिया कि क्लोरीन ब्रोमीन को हम पहचान लेंगे, अल्कोहल के लिए OH देख लेंगे, सिंगल बॉन्ड से OH लगा होगा। बट पहला जो है अपना केक में का C, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तुम्हें पहचानना है तो देखना होगा कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हो और नीचे OH लगा हो सिंगल बॉन्ड से, मतलब ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हो और नीचे सिंगल बॉन्ड से OH साथ में लगा हो, OH, तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भैया। अब केक में अगला है A, एल्डेहाइड। एल्डेहाइड भी लगभग सेम दिख रहा होगा, बस यहां पर नीचे OH की जगह सिर्फ H, यानी सिर्फ हाइड्रोजन लगा है। डिफरेंस क्या है? उधर OH, इधर H। अब याद करने के लिए कार्बोक्सिलिक जब हम बोलते हैं ऑक्सिलिक, तो ऑक्सीजन अपने आप आ रहा है, तो याद रखना कार्बोक्सिलिक में ही ऑक्सीजन रहेगा नीचे, अदरवाइज एल्डेहाइड में सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा। बहुत बढ़िया भैया। अब अगला केक में आ जाता है K, कीटोन। कीटोन क्या है? देखो कार्बन रहेगा सिंपल सा, उसके दो हाथ रहेंगे और ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो वो हो जाता है कीटोन। इसको इस तरह से पहचान लेना। फिर नीचे आखिरी है एस्टर। एस्टर में क्या है? ये कीटोन का बड़ा भाई है, इस तरह से इसके भी हाथ है दो, ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्डेड, बट एक हाथ पे ऑक्सीजन भी लगा रहेगा, तो ये बन जाएगा यस ईस्टर। समझ गए? अब आ जाओ एक क्वेश्चन पर, आइडेंटिफाई द नेम एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना है यहां पर कि कौन कौन से। मैंने बताया था सिंबल से ही पहचानना होगा। सिंबल ध्यान से देखो, A सबसे पहले मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन। देखो कार्बन पहले देखो, कार्बन कितने हैं? कार्बन हमें दिख रहा है यहां पे 1 2 3, 1 2 3, तो 3 कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इतना पार्ट हो गया हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से हट करके कुछ अलग जो रहेगा वही फंक्शनल ग्रुप है, तो हट करके हाइड्रोकार्बन से अलग एक ही चीज हमें दिख रही है, डैश सिंगल बॉन्डेड
यस OH, और OH होगा तो वो क्या होता है, एल्कोहल। वहीं अगर हम बी वाला पार्ट देखें, ये वाला ध्यान से देखो, यहां पर कार्बन कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन जो और आया इसमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हुआ है और सिंगल बॉन्ड से OH। क्या बोला था, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से OH, तो क्या होगा, ऑक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भैया। फिर सी वाला देखो, कार्बन 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 चलता जा रहा था, बट बीच में हमें क्या दिखा कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऊपर और फिर से कार्बन। बताया था ना कि कार्बन के दो हाथ हैं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऊपर है, तो वो क्या था, ये क्या दिख रहा है साफ साफ हमें, कीटोन। क्या, कीटोन। ठीक है भैया। अब मुझे कमेंट्स में ये बता दो कि अगर ये ऐसा ना होकर के ऐसा होता, देखो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक साइड पे, एक साइड तो कार्बन है बट एक साइड ऑक्सीजन देकर के इधर कुछ है, तो ये क्या होता, ये क्या होता, कमेंट्स में बताओ ना। अब अगला डी, ये क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर तो भैया सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, यानी सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्या। ध्यान से जब तुम देखोगे, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि यहां जूम करने पे दिखेगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन। ठीक है, एल्कीन बताया था, बहुत ही सिंपल। चलो अब आगे एक और क्वेश्चन आता है अगला, इसके आंसर तुम यहां पर देख लो, सारा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है और आएगा। एक क्वेश्चन और है, यहां पर फोकस करो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, शोन बेलो आर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड्स। ये 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं PQRS। अब इनमें हमें बताना है कि कौन से ऐसे दो हैं जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो एक चीज याद कर लो कि सेम फंक्शनल ग्रुप यानी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों भैया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही एक कंपाउंड में डिसाइड करता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। क्या बोला मैंने कि फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो जब फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहा है, याद रखना सिर्फ केमिकल, फिजिकल को नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से उसका कोई लेना देना नहीं है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज से है। तो जब हमें यह बताना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी सिमिलर हैं, तो सीधे ये बता दो ना कि फंक्शनल ग्रुप किसके सिमिलर है, जिसके सिमिलर रहेंगे उनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी। यहां पर देखो ध्यान से देखो, PQRS में कौन सा है, ये कार्बन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नीचे लगा हुआ है, ये इधर, यानी ये क्या है, कीटोन है। फिर अगला देखो, सिंगल बॉन्ड OH, एल्कोहल है। फिर ये OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये CH3 डैश लगा के OH, तो डैश OH यहां भी है, डैश OH यहां भी है, यानी Q और S एल्कोहल हैं, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो मतलब Q और S की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। वह अगली चीज क्या पूछी है, B, आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस कंपाउंड्स आर लाइकली टू हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट ना एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और फिजिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप पे डिसाइडेड नहीं होती हैं। तो ये मत लिख देना कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसी का भी सेम नहीं रहेगा, किसी का भी सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहेगा, सबके अलग अलग रहेंगे, क्योंकि सबके फंक्शनल ग्रुप भले ही 2 के सेम हो गए हैं, बट ये कंपाउंड सारे अलग अलग हैं, और कंपाउंड्स अलग, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, तो बॉइलिंग पॉइंट भी अलग। देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा घुमा के आता है। अब चैप्टर में आगे आओ, देखते हैं नोमेनक्लेचर यानी IUPAC। IUPAC का ये इतना बड़ा सा फुल फॉर्म है, याद कर लो, आ जाता है 1 मार्कर में MCQ में। हम इसको बोलते हैं यूपैक, प्रोनाउंसिएशन है यूपैक, बट उससे मतलब नहीं है, हमें मेन मतलब है नोमेनक्लेचर से, यानी नेमिंग, कि IUPAC के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हमें नेमिंग करनी होती है। तो नेमिंग का बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत कंफ्यूजन होगी दिमाग में, बट अगर सिंपल फंडे से समझना है तो बस जो बताने जा रहा हूं उतना ध्यान देना, सिर्फ उतना ही तुम्हारे एग्जाम में आएगा। सबसे पहले चीज क्या करनी है नेमिंग में, कि आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। जैसे ये एक मान लो कंपाउंड है, तो हम इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे डिसाइड करोगे, क्या ऐसे यू ऐसे सांप जैसा घूमते रहोगे, नहीं, मुड़ना नहीं है, एक बार अगर कहीं मुड़ गए तो वापस नहीं आना है, मतलब यू सीधा, ठीक है, एक कार्बन चेन बन गई, या फिर ऐसे जाके ऐसे हो गए तो एक कार्बन चेन बन गई। अब हमें कौन सा आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी चूज करनी है, जो लॉन्गेस्ट बने, यानी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए। ठीक है भैया, फिर उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, नंबरिंग यानी कार्बन को नंबर देना चालू कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4। किस तरफ से देंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, कि नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास रहे। फंक्शनल ग्रुप लगा होगा कुछ ना कुछ, जो हमने इतने सारे देखे, तो जब फंक्शनल ग्रुप पास रहे वो ही वाला साइड से नंबरिंग हमें करनी है। समझ गए। अब अगली चीज क्या देखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप पहचान लो कौन सा है, और फिर
नेमिंग के स्ट्रक्चर में इसको डाल दो और ये मिश्रण डालते ही आ जाएगा हमारे पास नेम। कैसे आएगा भैया? ये देखो, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जी का नाम है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये चार जो वर्ड्स हैं इन सबका अपना अपना अलग अलग मीनिंग है। पंडित जो सबके नाम पे तो नहीं लगता है, तो पंडित एक ऑप्शनल चीज हो गई। फिर जवाहर इनका रूट वर्ड है, रूट वर्ड इनका मेन नाम तो ही ना। क्लास में इनको लोग क्या बोलते होंगे? अरे जवाहर, सुनना जरा मेरी बात सुनना। तो जवाहर रूट वर्ड हो गया। फिर लाल एक सफिक्स है, मतलब नाम के आगे लगाया इन्होंने, और नेहरू भी नाम के आगे लगाया है, यानी सेकेंडरी सफिक्स है, दूसरा नाम, दूसरा सफिक्स है। क्यों लगाया? क्योंकि इनके पिताजी के नाम में नेहरू लगता था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये चार वर्ड का नाम है। सारे के सारे नेमिंग में हमें चार ही चीजों का ध्यान देना है। क्या है चार चीजें? ये स्ट्रक्चर होता है नेमिंग का, ये इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में लिखना है। पहला क्या है? प्रीफिक्स, जो कि ऑप्शनल होता है। प्रीफिक्स वही लिखेंगे जहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या? जैसे कि जहां पर हैलोजेंस हो, हैलोजेंस मतलब होते हैं यही क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब। तो क्लोरीन ब्रोमीन अगर होंगे तो वहां पर कुछ लिखना होगा। अदरवाइज क्या होगा? कोई एल्काइल ग्रुप होगा। एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे मिथाइल या इथाइल, सिंगल कार्बन का मिथाइल, डबल कार्बन का इथाइल। क्या बोल रहा हूं मैं, सब समझ में आएगा। अभी बस ये स्ट्रक्चर पर ध्यान दो कि चार तरह से लिखना है। चार तरह से, अरे मतलब चार तरीके से, चार पार्ट्स में लिखना है इस नाम को। पहला पार्ट क्या हो गया? प्रीफिक्स। फिर क्या हो गया? रूट वर्ड, जैसे वहां पे जवाहर था ना उनका नाम, तो ये रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारी मेन चेन में। जो भी चेन तुमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी है, उस चेन में कितने कार्बन हैं वही यहां पर लिख देना है, ठीक है, रूट वर्ड में। फिर अगला क्या है? जो प्राइमरी सफिक्स है, यानी पहला सफिक्स है, जैसे जवाहरलाल, लाल था ना वहां पे, तो ये जो पहला सफिक्स है ये बताता है कि कितने सारे जो कार्बन है ना, इनमें बॉन्ड कैसा है, या सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, क्या है। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल के अकॉर्डिंग, सिंगल रहेगा तो एन लिख देना, डबल रहेगा तो इन, और ट्रिपल रहेगा तो आइन लिख देंगे। फिर लास्ट क्या है भैया? सेकेंडरी सफिक्स। जैसे पंडित जी के नाम में नेहरू था, तो यहां पर क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है कि वहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब चाहे वो रूट वर्ड हो, वहां पर ये तो नहीं लिख देंगे कि चार कार्बन है तो चार लिख दिया। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल तो पूरा अल्कोहल लिख दिया। जैसे हम एन, इन, आइन छोटा सा करके लिख रहे हैं, उसी तरीके से कोड वर्ड्स हैं रूट वर्ड के लिए भी और फंक्शनल ग्रुप के लिए भी, जो एनसीईआरटी हमें इस टेबल में देती है। इधर आ जाओ, ये टेबल दिख रही है, इसी टेबल में सारे कोड वर्ड्स हैं यार। ये टेबल बताती है कि रूट वर्ड क्या लिखोगे। अगर मान लो सिर्फ एक ही कार्बन है तो एक कार्बन मिथ, दो कार्बन इथ, तीन कार्बन प्रॉप, चार कार्बन बुट। फिर पेंट से साफ साफ दिख रहा है 5 होता है पेंट का मतलब, हेक्स का मतलब 6 होता है, हेप्ट का मतलब 7 होता है, ऑक्ट 8, नॉन 9, डेक 10। बहुत सही। बट ये हमें कहां से क्लियर हुआ? पेंट से। बट उसके पहले तो बड़ा अजीब नाम है ना, मिथ, इथ, प्रॉप, बुट। तो इसको याद कर लो कि मंकी ईट्स पीले बनाना, मंकी पीले बनाना खाता है, मंकी ईट्स, METB, मिथ, इथ, प्रॉप, बुट। समझ गए? ये है अपने रूट वर्ड्स में यूज करना है एज पर द नंबर ऑफ कार्बन्स। बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया। बट फंक्शनल ग्रुप की चीट कोड्स कहां है? फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा हमने पहचानना सीख लिया है, बट इस टेबल में दिया हुआ है कि यूज क्या करेंगे वर्ड। ध्यान से देखना, अल्कोहल रहेगा तो ऑल, OL, मतलब बस सफिक्स लगा देना नाम के आगे OL, ठीक है। फिर अगर अल्कोहल के अलावा केक था ना अपना, CAKE, तो केक में सी क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लगाओगे? ऑइक एसिड। क्या सफिक्स? ऑइक, OIC, ऑइक एसिड। वहीं एल्डेहाइड है तो अल लगा दो, AL। फिर अगर आ जाता है के से कीटोन, तो कीटोन में क्या लगाना है? कीटोन अगर तुमने पहचान लिया कि किसी भी कंपाउंड में कीटोन दिख रहा है, तो वहां पर सफिक्स क्या लगाओगे? ओन, ONE। और वही लास्ट अपना ईस्टर आता है तो O8। क्या लगाओगे? O8, ठीक है। बहुत बढ़िया। जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। टेक्सटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, नोमेनक्लेचर। जब तक नाम नहीं लिखोगे नहीं आएगा। तो आप फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका पंडित जवाहरलाल नेहरू वाले नाम में बताया था ना, 4 वर्ड। तो यहां भी 4 होते हैं, बता ही दिया। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन से करेंगे। पहला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन करने से पहले कोई भी क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का करना है, उसके पहले क्या करनी है? 4 एरो बनाने हैं, ताकि हमें याद रहे कि 4 चीजों से मिलकर के नाम बना है। अब 4 एरो में ना पहले वाले को हमेशा गोला कर लिया करो। क्यों? क्योंकि वो तभी यूज होगा, प्रीफिक्स का भी यूज होता है, जो बताया ना कि जब हमारा
या तो हैलोजन लगा हो, हैलोजन यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा कुछ लगा हो, या तो एल्काइल ग्रुप लगा हो, एल्काइल यानी कि मिथाइल या इथाइल। तो यहां पर तो हमें पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे कि हमें कुछ भी नहीं दिखता है। मोस्टली केसेस में सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होते हैं, यानी प्रीफिक्स का काम नहीं होता है। तो अब दूसरा क्या है, ये बताता है दूसरा वाला एरो कि रूट वर्ड कितने हैं, यानी कितने कार्बन है। फिर ये क्या बताता है, ये बताता है एन, इन, आइन कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। फिर ये लास्ट वाला बताता है फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले हमें इस कंपाउंड में क्या करना है, यहां पर हमने आइडेंटिफाई किया कि यह है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, कि जहां सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, बट यहां डैश देकर के लगा हुआ है OH, और अगर डैश देके OH लगा होता है तो वो क्या होता है, यस, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल होता है, बहुत बढ़िया। अब एल्कोहल हमने पहचान लिया, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल। तो फटाफट से लास्ट वाला टर्म क्या होता है, लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, ये वाला लास्ट एरो फंक्शनल ग्रुप के लिए है, तो लिख दो ऑल। क्या लिखा, ऑल। एल्कोहल के लिए हम क्या सफिक्स यूज कर रहे थे, ऑल। ठीक है भैया। फिर अगली चीज क्या देखनी है कि कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है, क्या है, 3 कार्बन, और 3 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा, मिथ, इथ, प्रॉप। मंकी ईट्स पीले बनाना, तो पीले से पी से प्रॉप, प्रॉप होता है। ठीक है भैया, तो रूट वर्ड के नीचे क्या लिख दिया, प्रॉप। क्या लिख दिया, प्रॉप। फटाफट से आ जाओ, प्रॉप लिख दो, PROP। ठीक है, लिख दिया भैया। अब अगली चीज क्या देखनी है, अगली चीज हमें देखनी है ये कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स। तो अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हमें क्या लिख देना है, एन। क्या लिख देना है, एन। तो बन गया, यहां पर हमें तीनों चीज के एरो फुलफिल हो गए। जैसे ही 3 एरो फुलफिल हो गया मतलब नाम आ गया, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसको फुलफिल नहीं करना है पहले वाले एरो को। तो अब 3 एरो फुलफिल हुआ, प्रोप, एन, ऑल। ध्यान यहां पर यह देना है कि ये जो ई है, ये जो ई है, एन में एन होता, इन होता, आइन होता, इन होता या आइन भी होता, सब में ई आता लास्ट में। तो जो ई आएगा ना इसको कट कर देना, ई को कट कर दोगे तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। ये हो गया अपना नाम, प्रोपेनॉल। एग्जाम में लिखोगे मार्क्स मिल जाएंगे। बट एक और तरीका जो बताया था मैंने नंबरिंग वाला, वो कैसा था भैया, कि जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो नंबरिंग किधर से कर रहे थे हम लोग, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। या तो ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, या तो ऐसे 1 2 3। अब फंक्शनल ग्रुप इधर पास में है, इधर, तो फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को पहला नंबर देना है, पहला 1। तो फंक्शनल ग्रुप के पास ये है तो 1 2 3। ठीक है भैया, 1 2 3। अब 1 2 3 से हमें मिलेगा क्या कि भाई पहले ही कार्बन पे, पहले ही कार्बन पे क्या अटैच है, ध्यान से देखो, पहले ही कार्बन पे अटैच मिलेगा OH, यानी एल्कोहल। तो एल्कोहल पहले कार्बन पे है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल। तो एक नाम हो गया, एक नाम और लिख सकते हैं नंबरिंग के साथ, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, जिससे मालूम पड़ेगा कि एक नंबर पर पहले कार्बन पर ऑल, यानी फंक्शनल ग्रुप ऑल, यस, एल्कोहल लगा हुआ है। चलो अगला देखो, अगला देखो। ये भी करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, यस, कि 1 2 3 4 एरो बनाओ, पहले वाले पे गोला कर दो, क्योंकि यहां भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स वाले भी आगे कराऊंगा मैं। तो ये क्या है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर, और इधर इधर सिंगल बॉन्ड, मतलब ये क्या है, कीटोन है। साफ साफ दिख रहा है कीटोन। और कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या था, फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन है, इसका सफिक्स क्या था, ओन। ओन लिख दो तुरंत, जल्दी से, ओन लिख दिया भैया। ठीक है, अब कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या वर्ड यूज होगा, प्रॉप। ठीक है भैया, प्रॉप भी लिख दिया, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच देखना है। यहां पर यह मत देख लेना कि कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यह मत देख लेना, कार्बन कार्बन के बीच कैसा है। देखो तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख दोगे, तुरंत लिख दोगे एन। फटाफट से लिखो एन, तो प्रोप एन ऑन। अब करना क्या था, एन में का ई कट कर दो, फाइनल नेम बन गया प्रोपेनन। ठीक है, प्रोपेनन। आ जाओ नीचे, अगला देखो। इसी तरीके से करते करते ही हमें समझ में आएगा नेमिंग, नेमिंग की बात कर रहा हूं। टेक्सटिंग तो तुम करते करते सीख जाओगे कि कैसे उसको टेक्स्ट करना है, बट नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब 1 2 3 4 एरो बनाया, पहले वाले को कर दिया गोला। ठीक है, फिर अब ध्यान देना है यहां पर कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, बताओ क्या है। ये तो चलो कार्बन कार्बन, ये पूरा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ है। बट इधर साइड पर ध्यान दोगे तो डैश कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और नीचे हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या था, अल। अल अल, तो लिख दो लास्ट वाले एरो के पास अल, AL डैश करके AL। बहुत बढ़िया भैया। अब कार्बन कितने, 3 है,
तीन ही तो कार्बन है, देखो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, वही प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन, प्रोपेनल, प्रोपेनल क्या नाम हो गया, ई कट करके लिख देंगे प्रोपेनल। अगर पूरा नंबरिंग के साथ लिखना है तो नंबरिंग किधर से करेंगे, यस जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में है, तो पहला कार्बन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो प्रोप एन 1 अल, ठीक है 1 अल, क्योंकि पहले कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। फिर आ जाओ नीचे, ये वाले को देखो ध्यान से, ये वाले को, ये कई लोगों को डरावना लग रहा है बट ये डरावना है नहीं, ये और भी इजी है, क्योंकि इसमें बस थोड़ा तुम्हें ध्यान से देखना है कि ये कार्बन पर, ये देखो ये थोड़ा सा इधर है, कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच है और इसमें नीचे कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच है। अब देखना क्या है कि ये तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया, बट इस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच है, नीचे OH अटैच है और इधर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, मतलब अगर कार्बन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और नीचे OH है तो वो क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर भी वही कर दो, 4 एरो बनाओ फटाफट से, 1 2 3 4, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड, क्या ओइक एसिड, बहुत बढ़िया। अरे यार ये क्या है, कार्बन में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और OH क्या होता था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही ना, पहचानना तो आता ही है, तो बस ओइक एसिड लिख दिया। फिर कार्बन कितने हैं, साफ साफ देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दिया। वहीं हम बात करें सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिख दिया, क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। कैसे, ई को कट करो, नाम आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, ये भी लिखोगे तो चलेगा और नंबरिंग के साथ लिखोगे तो भी चलेगा। नंबरिंग के साथ कमेंट करके बताओ, अरे साफ साफ दिख रहा है पहले वाले कार्बन पे ही अटैच है। चलो एक और क्वेश्चन देखो इस तरह का आ जाता है, अब ये है सब्स्टिट्यूएंट्स वाले। तुम बोल रहे थे ना कि भैया आप जो कर रहे हो कि 1 2 3 4, पहले वाले को क्यों कर दे रहे हो सर्कल, क्यों कर दे रहे हो गोला, क्योंकि अब तक सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं थे मगर अब सब्स्टिट्यूएंट्स आ चुके हैं। ध्यान से देखो सब्स्टिट्यूएंट्स दिखेंगे कैसे, इस तरह के, इस तरह के। देखो पहला बताया था मैंने, ये वाला कर लेते हैं, पहला बताया था ना कि ब्रोमीन या क्लोरीन लगा होगा तो वही सब्स्टिट्यूएंट होता है। देखो ध्यान से, ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर भी वही स्टेप है, पहले 1 2 3 4, 4 एरो बना लिए, ठीक है। फिर बताओ कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस हमें ब्रोमीन दिख रहा है, ये ब्रोमीन ही फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए यहां पर पहला वाला एरो काम आ जाता है। और क्या लिखते हैं ब्रोमीन के लिए, क्या लिखते हैं, यस जल्दी लिखो, ब्रोमो। ये मेरा पेन लैग कर रहा है क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हो गई है, तुम्हारी बैटरी खत्म नहीं होनी चाहिए, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो लिख दिया। अब अगली चीज क्या देखनी भैया, अगली चीज देखनी है कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते थे, मिथ इथ प्रोप बुट, मंकी ईट्स पीले बनाना, ईट से इथ, ठीक है भैया तुरंत लिख देंगे, क्या दिक्कत है, तुरंत लिख दो इथ, इथ। बॉन्ड कितना है, कौन सा है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे एन, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसको गोला कर दिया इस वाले में, मतलब इसका काम नहीं है चौथे एरो का, तो क्या बन गया ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। अब अगर नंबरिंग के साथ लिखना है तो ये जो ब्रोमीन लगा हुआ है कौन से कार्बन पे है बताओ, यहां पर नंबरिंग कैसे करोगे, इसको 1 2 करोगे ऐसे या 1 2 करोगे ऐसे, बताया था ना 1 नंबर किसको देना है, जिधर फंक्शनल ग्रुप हो या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो, तो इधर क्या है, ये इधर ही है ना ब्रोमीन, तो ये पहला होगा, ये दूसरा, तो बस लिख दो 1 ब्रोमो इथेन, सिंपल, ये अपना नाम हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला क्या है, ये तुम्हें डरावना लग रहा है बट है इजी, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, चलो इधर आ जाओ, इस पर ध्यान देते हैं, 4 एरोस बना लो बिल्कुल उसी तरीके से, 1 2 3 4, 4 एरो बना लिए। अब यहां पर तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ही खेल दिख रहा है, यही है अपने सब्स्टिट्यूएंट्स कि पहले हमें क्या करना था, रूल क्या था, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बताओ, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, सी सी सी, या तो ऊपर वाला कार्बन ले लिया तो भी 4 आ रहे हैं, या फिर अगर हम सी 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 इस तरह से सीधा ले लिया तो भी 4 आ रहे हैं, तो आएंगे 4, कोई सी भी चेन ले सकते हो, या तो ये वाली ले लो या फिर ये सीधी वाली ले लो, सिंपलिसिटी के लिए सीधी वाली ले लेते हैं कि समझ में आ जाए, तो ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक है भैया। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन तो मिल गई, नंबरिंग कैसे करोगे, या तो 1 2 3 4 ऐसे जा सकते हैं, या तो नीचे से 1 2 3 4 इस तरफ से जा सकते हैं, हमें जाना है उस तरफ से जहां फंक्शनल ग्रुप या तो सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। ये देखो 1, जब हम इस तरह से जाएंगे 1 2 ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये अपना सब्स्टिट्यूएंट जो है, क्या है सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल ग्रुप, क्या है मिथाइल। मिथाइल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 कार्बन है और हाइड्रोजन लगे हैं 3, तो इसको बोला जाता है मिथाइल। अगर 2 कार्बन वाला होता तो वो था इथाइल, बताया था ना, 1 कार्बन मिथ 2 कार्बन इथ, तो यही अपना होता है सब्स्टिट्यूएंट।
ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं ये अपना सब्स्टिट्यूएंट मिल गया यहां पर। तो यहां पर मिथाइल हमें मिल चुका है, किस पे है, नंबर 2 पे, 1 2 3 4। तो यहां पर साफ साफ लिख देंगे, पहला ही फंक्शनल ग्रुप होता था, मिल गया हमें। पहला क्या होता था, सब्स्टिट्यूएंट, मिल गया हमें, क्या मिला है, मिथाइल। तो भैया लिख दो मिथाइल, ठीक है, मिथाइल लिख दिया। फिर अगला एरो क्या बताता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रूट वर्ड, जवाहर क्या था, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या होता है कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन, कितने, 4 कार्बन। तो क्या होगा इधर, 4 कार्बन, तो क्या होगा इधर, ब्यूटेन। ये 4 कार्बन है ना, तो क्या लिखोगे, मेथ इथ प्रॉप बुट, इतना ही काम है हमें, बुट, बुटेन। तो ठीक है भैया, ब्यूटेन का क्या लिखते थे, बुट, ठीक है, लिख दो लिख दो लिख दो, BUT, BUT, ठीक है। अब देखो कई लोग कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं कि वो 4 कार्बन और एक इसको भी जोड़ लेंगे। हमें देखना था कि नंबर ऑफ कार्बन अपनी मेन चेन में जो हमने सिलेक्ट किया है, इस वाले को सिलेक्ट किया था तो इसमें 4 हैं, तो इसलिए बुट ही लिखेंगे। और बॉन्ड सब में सिंगल है तो एन लगा दिया, और फंक्शनल ग्रुप यहां पर नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो बन गया मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर नंबरिंग के साथ लिखना है तो क्या होगा, देखो ये दूसरे नंबर पर हमें ये एल्काइल ग्रुप दिखता है, तो किस तरह से लिखोगे, 2 नंबरिंग के साथ लिख दो, कैसे लिखोगे, इसी को 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब लास्ट एक ये वाला है, ये बहुत ही इजी है, इसका तुम नाम मुझे कमेंट करके फटाफट से बताओ। कमेंट करना था, उसको टेक्स्ट करने मत चले जाना यार, कमेंट करो और वापस आ जाओ, स्क्रीन पे वापस आओ इधर। ये क्या है, ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे भी आ सकता है। कैसे कि भैया नेम ऐसे भी लिखने आ जाएगा, स्ट्रक्चर अभी तक खोल करके आ रहा था, ऐसे बंद क्लोज स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, तो यहां पर तुम्हें ओपन स्ट्रक्चर इसका बनाना होगा। क्या बनाना होगा, यस, ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर बना लोगे तो नेमिंग काफी इजी हो जाती है। ए वाले की बनाते हैं, ए वाले की क्या है, जिस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल उस तरीके से लिखो। क्या है, पहले यहां लिख लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये है। अब इसका ओपन स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। पहले कार्बन, फिर पहले कार्बन पे क्या अटैच है, देखो पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो लिखो यहां पर 1 2 3, ऐसे 3 बनाओ, बॉन्ड बनाओ और सब में हाइड्रोजन लगा दो, सब में हाइड्रोजन लगा दिया। फिर एक, देखो इतना काम हो गया, फिर एक आगे बढ़ रहे हैं, एक डैश, फिर CH2 है, फिर क्या है CH2, यानी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। तो जो जो लिखा है वैसे करते जाओ, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, फिर आगे एक सिंगल बॉन्ड है, फिर आगे एक सिंगल बॉन्ड है, और इस बार क्या लगा है CH, सिर्फ एक हाइड्रोजन, और फिर डबल बॉन्ड है, जैसे है वैसे बनाते जाओ, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये अपना बन गया। अब इसका नाम तुम आसानी से बता सकते हो जब तुम्हारे पास ओपन स्ट्रक्चर आ चुका है। तो ओपन स्ट्रक्चर आ गया, अब कैसे बताओगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी कार्बन की, 1 2 3 4, यही है अपनी, ठीक है भैया। अब एक चीज ये बता दो कि लॉन्गेस्ट चेन तो मिल गई, अब हमारा नाम लिखने के लिए क्या रूल था, क्या रूल था, यस, कि हम यूज करते थे एरो, 1 2 3 4, 4 एरो यूज करते हैं। अब 4 एरो में सबसे पहले हम गोला कर देते थे पहले वाले पे, क्योंकि एल्काइल ग्रुप या फिर क्लोरीन ब्रोमीन हमें नहीं दिख रहा है, अब फोकस करना है इस पर। दूसरा वाला क्या होता था कि कितने नंबर है, रूट वर्ड मतलब कि कितने नंबर है कार्बन के, तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो क्या आ गया, बुट, ठीक है, बुट, ठीक है भैया। फिर अगली चीज बताता था कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, तो हमें दिख रहा है कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी है बट डबल बॉन्ड एक दिख जाता है। अब जैसे एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो ए ना यूज करना, क्या डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, वहीं ट्रिपल होता तो आइन, तो डबल बॉन्ड है तो क्या यूज कर लोगे, इन, ठीक है भैया। ये पहला वाला एरो किस लिए होता है, यस, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, बट हमें यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं दिख रहे हैं, ना ही यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, तो काम सिर्फ इतना सा आया, ब्यूट इन, रूट वर्ड, और बॉन्ड कैसे थे, डबल बॉन्ड था इसलिए ब्यूट इन। अब अगर नंबरिंग करें, नंबर वाला नाम अगर लिखना है ना, नंबरिंग वाला, तो नंबरिंग कैसे होगी, जिधर तरफ नंबरिंग जैसे करेंगे, तो इधर से कर सकते हैं या तो इधर से, बट उस तरफ से करेंगे जिधर तरफ या तो फंक्शनल ग्रुप पास हो, या तो सब्स्टिट्यूएंट्स पास हो, या तो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास हो। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड किधर, इस वाले कार्बन के पास है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4, तो पहले ही कार्बन पे तुम्हें डबल बॉन्ड देखने मिल जाएगा, इसलिए नाम क्या बनता है, नाम इसका बन जाता है ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। ये क्लैरिफाई कर देता है कि पहले ही कार्बन पे ये इन यानी डबल बॉन्ड लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। अब आता है अपना लास्ट क्वेश्चन, ये वाला, अगर ये कर ले जाओगे ना तो तुम कोई सा भी नेमिंग का क्वेश्चन कर सकते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देखो क्या है, देखो क्या है,
सबसे पहले तो हमें बनाना है इसका ओपन स्ट्रक्चर, ए वाला हटा देते हैं, हमें अब बनाना है बी वाले का। तो बी वाले का ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या है, जैसा लिखा है वैसे ही बनाओ। ये नीचे बनाते हैं, आ जाओ। CH3 तो बना दिया, C इस तरह से 3 करके H लगा दिया, ठीक है, CH3। फिर सिंगल बॉन्ड दे करके CH2 तो यानी कि 2 हाइड्रोजन लगा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड H2 2 हाइड्रोजन लगा दिया, फिर C, ये क्या लिखा हुआ भैया, स्केल हटाओ यार, स्केल क्यों ले रही तुम, हर समय नापने वापने की सोचते रहते हो यार, कंपैरिजन छोड़ो और इधर आओ। C के साथ लगा है CH3 ब्रैकेट में 2, क्या मतलब CH3 ब्रैकेट में 2 क्या मतलब, CH3 ब्रैकेट में 2 का मतलब होता है कि एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, मतलब देखो एक, ये एक और 2 मिथाइल ग्रुप यानी कि 3H इधर भी लगा दिया, H H और H 3H, ठीक है। फिर उसके आगे क्या था, उसके आगे लास्ट में बस H H और H मिथाइल। अब इसका नाम बताना है, ये जो अपना पूरा का पूरा बनाना, इसका नाम तुम्हें बताना पड़ेगा। इसका नाम बताने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, पुराने बेसिक्स पे चले आओ। सबसे पहला स्टेप क्या था, यस, सिलेक्ट करो कि कौन सी सबसे लंबी वाली पेरेंट चेन लेनी है। तो या तो ऐसे सीधा ले लो या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, इस तरह से, ये, क्योंकि दोनों तरीके से 1 2 3 4 5 ही कार्बन मिलेंगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम हमेशा सीधा वाला लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ले लिया 5 कार्बन। अब नंबरिंग किधर से, जिधर तरफ सब्स्टिट्यूएंट्स पास में हो। सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पे पास हैं, ये देखो ना, एक मिथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप इधर ही लगा हुआ है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, यानी दूसरे वाले पे ही लगा हुआ है। तो नंबरिंग लिख दो यहां पर फटाफट से, 1 1 2 3 4 5, ठीक है भैया, नंबरिंग कर दी। अब बताओ कितने कार्बन हैं, और ये सब बताने के लिए हम कर लेते थे 4 एरोस का इस्तेमाल। 4 एरो बना लिए, 4 एरो बना लिए, ठीक है। लास्ट वाले को इस बार काम नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, और यहां फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स पहला वाला होता था, ये काम आएगा, और दूसरा और तीसरा काम आएगा, ठीक है। कैसे काम आएगा, दूसरा वाला होता है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड बताओ क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 है तो यानी कि पेंट, 5 है यानी कि पेंट, PENT फटाफट से लिख दो, PENT फटाफट से लिखेंगे। यार ये पेन ना बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कभी रिप्लाई देती है कभी नहीं, मतलब कभी चलती है कभी नहीं। यार इधर आओ, पेंट लिख दिया। अब अगला ये वाला एरो क्या होता था, बताया था कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या है, तो ये वाला एरो बताएगा सिंगल डबल ट्रिपल। सारे कार्बन्स में अगर तुम ध्यान से देखो तो सब में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है आपस में, तो एन हो जाएगा, ठीक है भैया। पेंट के बाद एन लिख दो फटाफट, एन। अब अगला आता है सब्स्टिट्यूएंट कहां पे था, नंबर 1 2 पे है, और 2 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2। कौन कौन से, दोनों मिथाइल हैं, ये मिथाइल और ये मिथाइल। मिथाइल क्यों बोल रहा हूं मैं, मिथाइल क्योंकि सिंगल कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, देखो CH3 है, वहीं अगर डबल कार्बन होता C2H5 होता तो मैं इथाइल बोलता, ETHYL। तो मिथाइल है, यहां पर 2 है तो डाई मिथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल का मतलब होता है कि 2 मिथाइल, डाई मिथाइल पेंटेन। अब अगर नंबर के साथ लिखना है तो दूसरे वाले कार्बन पे है, इसलिए क्या लिखेंगे, यस, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। 2,2 2 बार करके क्यों लिखा, क्योंकि 2 पर ही 2 बार आता है, 2 बार मिथाइल है, एक ऊपर एक नीचे, तो फाइनल नाम अपना बनेगा 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। बहुत बढ़िया, ये नंबरिंग कर ली, नेमिंग कर ली, तो इसके बाद इससे टफ कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। जितनी नेमिंग मैंने कराई इसी पर उठ करके तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, यह एक 100% फैक्ट है, अभी मैं गारंटी लेने को तैयार हूं। और अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कुछ इस तरह के कंपाउंड्स देख लिए, बट अगर मैं तुमसे बोलूं ये क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि ये साइक्लिक है, देखो साइकिल में बंद हो जा रहा है ना, ये सर्कल टाइप का है ना, तो ये सब साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इनकी नेमिंग करते वक्त बस ये ध्यान देना कि एक प्रीफिक्स ऐड कर देना, साइक्लो, क्या, साइक्लो। तो साइक्लो ऐड करके कितने कार्बन है, 6 हैं, तो हेक्स हो गया, और सिंगल बॉन्डेड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन। बहुत बढ़िया भैया। फिर अगर 4 कार्बन का आ गया तो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, समझ गए। इस तरह के सिंपल आएंगे, साइक्लो वाली नेमिंग नहीं आएगी। और एक कंपाउंड जो इस तरह का दिखता है, साइक्लिक है बट अल्टरनेट देखोगे तो डबल बॉन्ड्स मिलेंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। याद रखना, बहुत ही कॉमन सा कंपाउंड है बेंजीन। बहुत बढ़िया। अब बेंजीन और मर्सिडीज बेंज, इन दोनों के सपनों से दूर
हम चलेंगे अपनी अगली दुनिया पे, इस चैप्टर की, इसका नाम है यस होमोलोगस सीरीज। एक ऐसी दुनिया जहां सब लोग बड़े ही रोज में खड़े होते हैं। मतलब जैसे तुम अपनी स्कूल लाइन में से असेंबली में खड़े होते हो ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तो किस बेसिस पे होते हो तुम लोग? अपने से वन हैंड डिस्टेंस करते होगे, वन हैंड डिस्टेंस की इतनी दूरी बना करके खड़े होते होगे, और हाइट वाइज एक के पीछे थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। तो बस उसी तरीके से हैं अपने होमोलोगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक सीरीज उठाई मैंने, तो तुम नोटिस करोगे कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, जो भी कंपाउंड्स लगे हुए हैं इनमें डिफरेंस क्या है? जैसे तुम्हारे असेंबली ग्राउंड में वन हैंड डिस्टेंस का डिफरेंस मिलना है, यहां पर क्या डिफरेंस मिलता है? यहां पर डिफरेंस मिलता है एक CH2 ग्रुप का। किसका? एक CH2 ग्रुप का। अगर पहला कंपाउंड CH4 है तो दूसरा जो उसके पीछे है ना, उसमें बस CH2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? C2H6। फिर इसमें CH2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? C3H8। फिर ऐड करते जाओ, इस तरह से तुम्हारी एक होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। तो वन हैंड डिस्टेंस की गैप की जगह पर एक CH2 का गैप देना है। कैसा गैप? एक CH2 का गैप यार। और वहां पर तो हम असेंबली लाइन में तो बड़े ही दुख दर्द से यार, जिनकी हाइट छोटी होती है बेचारे, वो रिलेट करेंगे, नहीं चाहते हैं वो आगे खड़ा होना, बट उन्हें आगे खड़ा होना पड़ता है क्योंकि उनकी हाइट छोटी है, हाइट वाइज खड़े होते हैं। इस होमोलोगस सीरीज में ये लोग हाइट वाइज नहीं, वेट वाइज, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हैं। देखोगे अगर तुम नोटिस करोगे तो CH2 का तो गैप है ही है, साथ साथ में 14 एटॉमिक यूनिट से, यानी 14 यूनिट से हमारा एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है। कैसे? एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 2 into 6 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो CH2 से बढ़ रहा है ना, CH2 का डिस्टेंस है, तो एक कार्बन का 12, दो हाइड्रोजन 2, 12 to 14, तो 14 एटॉमिक यूनिट का डिफरेंस तुम्हें देखने मिलेगा। मतलब बहुत बढ़िया रिलेशन है ये अपना यस असेंबली लाइन वाला, कि एक हाथ का डिस्टेंस होता है तो यहां पर अपना CH2 का डिस्टेंस है, वहां हाइट वाइज होते हैं, यहां एटॉमिक वेट वाइज है या मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग है, 14 यूनिट्स बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया। ये सिर्फ एल्केन का नहीं होगा, ये एल्कीन्स का भी मिल जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी CH2 का डिफरेंस है, 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है, और उसी तरीके से तुम्हारा एल्काइन का भी मिल जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह से आएगा कि बताओ अगर तुम्हें दे दिया जाए यस होमोलोगस सीरीज बनाने को, ड्रॉ करने को, किसकी? फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन की। फंक्शनल ग्रुप भैया देखो ब्रोमीन का यहां पर एग्जांपल आ गया है। अगर कोई भी आएगा ना होमोलोगस सीरीज तो फंक्शनल ग्रुप देकर के आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस होमोलोगस सीरीज में एक चीज कॉमन होती है। जैसे तुम असेंबली लाइन में खड़े हो रहे थे तो तुम्हारी स्कूल ड्रेस कॉमन थी, यहां पर भी एक चीज कॉमन है, वो रहेगी फंक्शनल ग्रुप, कि सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा। इसी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। समझा ही दिया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होती है। बहुत सही। तो अब यहां पर ब्रोमीन का बनाना है, तो ब्रोमीन अगर अटैच करना है फंक्शनल ग्रुप, तो एग्जांपल एल्केन का उठा लेंगे और पहला बनाएंगे। पहला मीथेन होता है, एल्केन की ये जो होमोलोगस सीरीज उसमें अटैच करते जाओ फंक्शनल ग्रुप अपना ब्रोमीन। तो एल्केन का पहला है मीथेन, मिथ इथ प्रॉप बुट, मंकी ईट पीले बनाना, मंकी ईट पीले बनाना से याद है ना, मिथ इथ प्रॉप बुट। तो मीथेन में लगा दिया ब्रोमीन, तो ब्रोमो मीथेन। फिर सेकंड वाले में लगाया तो ब्रोमो इथेन, फिर ब्रोमो प्रोपेन, इस तरह से बनता जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरह से तुम्हें होमोलोगस सीरीज किसी की भी ड्रॉ कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एंट्री लो एक बिल्कुल अलग दुनिया। क्या है दोनों? क्या है यार? दोनों सेम है बिल्कुल, C4H10, बट दोनों का स्ट्रक्चर देखो, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। C4H10 ही है दोनों, बट स्ट्रक्चर अलग है। अब दोनों की नेमिंग कर दो फटाफट से, अभी हमने जो रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करो। एक आएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन सिंपल, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड ब्यूटेन। बट एक आएगा क्या? यस 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 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि जो हमने चेन सिलेक्ट करी वो 3 कार्बन की, तो प्रोपेन, और ऊपर क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप। ठीक है भैया, तो सेकंड कार्बन पे इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन। यही रूल हम पढ़ते आए हैं। अब दोनों का IUPAC नेम अलग है बट कॉमन नाम सेम है, ब्यूटेन। बट अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम दिख रहा है, C4H10, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चर अलग है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग है, फिजिकल भी अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग। और इसीलिए ये जो फेनोमेनन तुमने देखा इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। मतलब ये थे तो जुड़वा भाई, बिल्कुल सेम, एक ही घर के थे, C4H10, बट एक ने बॉडी बना ली जिम में जाके, एक ने नहीं बनाई, इसलिए एक इस तरह का दिख रहा है और एक इस तरह का दिख रहा है। मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहेंगे और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम, C4H10। अब इसके कई सारे एग्जांपल होते हैं। यह है ब्यूटेन का, मतलब ब्यूटेन का 2 होता है। कितना होता है? 2।
अगर कॉमन नाम देखें तो ब्यूटेन इस वाले को बोलते हैं, सिंपल वाले को एन ब्यूटेन, और जो तुम्हें ब्रांच दिख रहा है, ब्रांच जिसमें एक ब्रांच निकली है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। आइसोमेरिज्म शो कर रहा है इसलिए आइसोब्यूटेन। एन से नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, और आइसोब्यूटेन। अब ये एन और आइसो क्या है, आगे समझो पेंटेन से। इधर देखो, पेंटेन, पेंटेन है ये। अब तुम्हें कोई पूछ ले कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो तुम क्या बैठ के तुक्का लगाओगे, रटोगे? नहीं, तुम यूज करोगे ये ट्रिक। क्या ये ट्रिक? अरे 2 ऊपर पावर n-4 + 1। अरे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बट बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। n यहां पे होता है कार्बन, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। जैसे पेंटेन अगर क्वेश्चन में आ गया तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5 है, तो 2 ऊपर n रख दो, n की जगह पर क्या लिख दोगे? 5। 2 5 - 4 1 हो गया, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, +1 लगा हुआ था, तो 2 + 1 3। मतलब पेंटेन के कितने हैं? पेंटेन के कितने हैं? 3। सिर्फ 3 आइसोमर्स बनेंगे। ये n वाला नॉर्मल है, ठीक है, n पेंटेन। फिर एक आइसोपेंटेन जहां पर सिर्फ एक आइसोपेंटेन, मतलब कि सिर्फ एक वहां पर ब्रांच रहेगी और एक एल्काइल ग्रुप लगा होगा। बट अगर 2 एल्काइल ग्रुप्स लग जाएं, जैसा कि हमें यहां पर दिख रहा है, तो उसको आइसो नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे नियो। ये कुछ नए जमाने का है, नियो। क्या बोलेंगे? नियो। जो एक 2.0 वर्जन होता है उसको ही बोलते हैं नियो। तो 2.0 वर्जन नियो, इससे याद कर लेना कि दो ब्रांचेस निकली होंगी, 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, इसीलिए इसको बोला जाएगा नियो, नियोपेंटेन। तो 3 मिल गए, आइसो, एन ब्यूटेन और नियोपेंटेन। अब एग्जाम में सिर्फ यही आएगा कि पेंटेन के ड्रॉ कर दो तो 3 हो गए, ब्यूटेन के ड्रॉ कर दो तो 2 हो गए, जो 2 हमने देखे थे। समझ गए? बहुत बढ़िया। और इस टेबल में लिखा हुआ है कि किसके कितने होते हैं आइसोमर्स। बस इतना ही एग्जाम में तुम्हें देखने मिलेगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। और आगे हमें बढ़ना है अब कुछ केमिकल रिएक्शंस पर, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पर। कितनी है? 4। और चारों का नाम याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टर्म, कोसा। कोसा, COSA। C से कंबस्शन, O से ऑक्सीडेशन, S से सब्स्टिट्यूशन और A से लास्ट में एडिशन। यही 4 रिएक्शन हमें देखनी होगी हाइड्रोकार्बन्स की। ये 4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंबस्शन, जो हमने पहले भी देख रखी है। कंबस्शन क्या होता है हाइड्रोकार्बन का? कि जब भी हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड आएगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, बर्न होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने को ही तो कंबस्शन बोलते हैं। तो क्या बनता था? क्या बनेगा? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और थोड़ी हीट एंड लाइट एनर्जी निकलेगी, बस। क्या बनेगा? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट एनर्जी। चाहे वो छोटा कंपाउंड हो CH4, चाहे वो कोई बड़ा कंपाउंड हो, बनेगी सेम चीज। और याद रखना कि अपने जो सलमान भाई है ना, भाई, इसको सलमान भाई से सलमान बाई कर दो कि सलमान कुछ खरीदने गया था। एस बाय से मतलब क्या होता है? SBUY। यहां से याद रखना है कि सैचुरेटेड B, SB, सैचुरेटेड जितने भी हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो ब्लू कलर की फ्लेम से जलते हैं। जब उनको जलाओगे तो ब्लू कलर की फ्लेम से जलते हैं। वहीं SBUY, अनसैचुरेटेड Y, यानी अनसैचुरेटेड येलो कलर की फ्लेम से जलते हैं। जब भी उन्हें जलाओगे येलो कलर की फ्लेम से जलेंगे। समझ गए? क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले छोटी सी बात दिमाग में रख लेना कि जो भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स है ना, ये बहुत अच्छे से जलते हैं, अच्छी अमाउंट में हीट देते हैं और बहुत बढ़िया ब्लू फ्लेम से जल रहे हैं। बट ये जो अनसैचुरेटेड, जो येलो फ्लेम से जलते हैं, ये कुछ सूट भी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये सही से नहीं जल पाते हैं जब, तो सूट निकालते हैं, ब्लैक कलर का सूट, जो कि हमारे काम का नहीं है, वेस्ट है। तुम भी अपना देखते होगे अपने आसपास कि जब सही से बर्निंग नहीं होती तो काले कलर का धुआं निकलता है, ब्लैक स्मोक निकलता है और सूट निकलता है। तो वहां पे सही तरीके से कंबस्शन नहीं हो पाता है। और अब क्वेश्चन आ जाएगा, जो मैंने बताया उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि क्यों हम इथाइन के साथ एयर ना लेके, हम इथाइन के साथ, इथाइन कंपाउंड आपने देखा ना, ETHYNE, अरे ट्रिपल बॉन्ड वाला इथाइन, तो इथाइन के साथ हम क्यों ऑक्सीजन लेते हैं? ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं कि इथाइन के साथ जब एयर लोगे तो ऑक्सीजन के साथ और भी सारी चीजें आ जाएंगी, तो वहां पर कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगा। कंबस्शन के लिए अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, और अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन लेने के लिए एयर ना लेके हम प्योर ऑक्सीजन ही ले लेते हैं इथाइन के साथ, ताकि सही से अपना वेल्डिंग का प्रोसेस हो सके, कंप्लीट कंबस्शन हो सके। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। और अगली रिएक्शन क्या थी? अगली रिएक्शन क्या थी? यस, क्या बताया था? कोसा, COSA। तो कंबस्शन हो गया। अब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन ऐड होगी। चैप्टर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड होगी एल्कोहल्स में। एल्कोहल्स में जब भी ऑक्सीजन ऐड की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ, यस, इन द प्रेजेंस ऑफ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो बना देगा
एक कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर। रिएक्शन कुछ इस तरह से दिखेगी, एल्कोहल है पर साथ में क्या है, एरो के ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है, या तो पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। ये क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो वो होता है ना जो खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करा देता है। तो वो ये करा रहा है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा दे रहा है। देखो ऑक्सीजन बस ऐड हो जा रहा है उधर और बन जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया। और साथ में वाटर। तो यहां पर बस क्वेश्चन इस वाले रिएक्शन से इतना पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बताओ क्या रोल है इन दोनों का, इनमें से कुछ भी अगर यूज कर रहे हैं तो इनमें क्या रोल है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन ऐड करवाने में मदद करते हैं अल्कोहल के ऊपर और बना देते हैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया। अब अगला क्या था, कोसा में अगला क्या था, यस एस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है यार, कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट कर देना यानी रिप्लेस कर देना। तुम्हारे एग्जाम हॉल में या फिर तुम्हारे रेगुलर क्लासेस में जब कोई टीचर नहीं आता है किसी भी सब्जेक्ट का तो उसका एक सब्स्टिट्यूट टीचर आता है उसको रिप्लेस करके। अक्सर होता था यार मेरे साथ भी कि बेचारे मैथ्स वाले टीचर एब्सेंट होते थे और उनको सब्स्टिट्यूट करके इंग्लिश वाली मैम आ जाती थी और हम बड़े खुश जाते थे। तो ये जो सब्स्टिट्यूट टीचर है ये क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी क्लोरीन आएगा या ब्रोमीन आएगा और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है। देखो सैचुरेटेड कंपाउंड्स अगर तुम देखोगे जैसे मीथेन, तो ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, नाम ही बता रहा है कि ये फुलफिल्ड है अपनी दुनिया में, क्योंकि इसके चारों हाथ, कार्बन के 4 हाथ हैं, चारों हाथ ऑक्यूपाइड हैं, चारों हाथ से बॉन्ड बना हुआ है CH4। बट ये हमेशा तो रिएक्ट नहीं करेंगे, बहुत ही अनरिएक्टिव से रहेंगे। लेकिन जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में साथ में रख दोगे क्लोरीन, तो क्या होगा, क्लोरीन रिप्लेस कर देगा इसके एक हाइड्रोजन को, इसीलिए सब्स्टिट्यूट कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और रिप्लेस करके CH3Cl बन गया। फिर उसके बाद ये रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि करते 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 CCl4 तक पहुंच जाएगा, यानी सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा इवेंचुअली और सिर्फ क्लोरीन ही लग जाएंगे कार्बन के आसपास। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और सिर्फ सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, सिर्फ इनमें ही होगी, अनसैचुरेटेड में नहीं होगी। तो एस से सब्स्टिट्यूशन, एस से सैचुरेटेड कंपाउंड्स। बहुत बढ़िया। अब अगला है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब नाम से पता चल रहा है कि कुछ एड ऑन होगा। क्या एड ऑन होगा, हाइड्रोजन एड ऑन होगा। ध्यान से देखो, जैसे पिछले वाले में सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ सैचुरेटेड के साथ हो रहा था, सैचुरेटेड में ही तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा था रिएक्शन। अब यहां पर एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, ये अनसैचुरेटेड पड़ा हुआ है। अब साथ में एरो के ऊपर नीचे यहां पर भी क्या दिख रहा है, ऊपर यस निकेल या फिर पैलेडियम या प्लैटिनम, कुछ भी यूज करना है, कैटलिस्ट की तरह यूज करना है। ये क्या करता है, ये कैटलिस्ट की तरह यूज होगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, मदद करेगा रिएक्शन में, और बनेगा क्या, इवेंचुअली हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ना, डबल बॉन्ड सारे खुल गए और उधर क्या हो गया, उधर हो गया सिंगल बॉन्ड सब कुछ। तो हाइड्रोजन ऐड होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में और अनसैचुरेटेड से बन जाता है सैचुरेटेड। इसको बोलते हैं क्या, यस एडिशन रिएक्शन। और ये होता है निकेल, पैलेडियम या प्लैटिनम किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। बहुत बढ़िया। इसका एक एग्जांपल एग्जाम में बार बार आता है, यस कि वेजिटेबल ऑयल है, इसमें जब हम हाइड्रोजनेशन कर देंगे, हाइड्रोजनेशन बोलो या एडिशन बोलो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेशन बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन जब ऐड हो जाता है तो ये क्या बनता है, सैचुरेटेड। और वेजिटेबल ऑयल सैचुरेटेड नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड हमारे लिए हेल्दी है, वेजिटेबल ऑयल कंज्यूम कर लो। बट जब ये सैचुरेट हो जाता है ना, जब ये सैचुरेट होता है, जब ये बन जाता है घी या फिर एनिमल ऑयल, तो ये क्या होता है, ये अनहेल्दी बन जाता है, बहुत ज्यादा फैटी बन जाता है, जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। बहुत बढ़िया, समझ गए। अब आते हैं आगे, क्या था अपना, यस कोसा हमने खत्म कर दिया, COSA। अब आगे बढ़ेंगे चैप्टर में दो कंपाउंड्स की तरफ। ये दो दोस्त हैं, एक है इथेनॉल और एक है इथेनॉइक एसिड। दोनों हमने देख लिया है। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। अब दोनों की टेबल में देख लो ये डिफरेंस, दोनों के दोनों कलरलेस लिक्विड है, दोनों कलरलेस है। बहुत सही। अब ऑर्डर की बात की जाए, स्मेल की, तो अपना इथेनॉल जो है ये थोड़ी अल्कोहलिक स्मेल रहती है। इथेनॉल अल्कोहलिक स्मेल रहती है, वहीं जो इथेनॉइक एसिड है इसकी विनेगर टाइप की स्मेल रहती है। फिर अगर बात की जाए टेस्ट की, तो जो इथेनॉल है इसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीटिश रहता है, थोड़ा सा मीठा टाइप का। और इथेनॉल न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक,
वहीं जो अपना इथेनॉइक एसिड है वो एसिडिक, इथेनॉइक एसिड से ही नाम पता चल रहा है, एसिडिक है, वीक एसिड है। कैसा है? वीक, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है, क्योंकि ज्यादा आयनाइज कंप्लीटली नहीं हो पाता है। वहीं अगर एसिड है तो क्या कर देगा? अगर इथेनॉइक एसिड एसिडिक है तो क्या कर देगा? BAR, बार से याद कराया था कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। बहुत बढ़िया। और याद रखना कि दोनों ही वाटर सॉल्यूबल हैं। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ही कम होता है, बट इथेनॉल का इथेनॉइक एसिड से भी कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सही। ये सारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस। यूजेस में भी अलग अलग यूजेस हैं इनके, आगे हम देखेंगे, बट यूजेस के पहले केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे केमिकल रिएक्शंस इथेनॉल के। ये इथेनॉल करेगा 2 केमिकल रिएक्शन, इथेनॉइक एसिड करेगा 3 केमिकल रिएक्शन, यानी 5 देखनी है। तो सबसे पहले इथेनॉल वाले पे कूद जाओ। इथेनॉल की पहली केमिकल रिएक्शन होती है सोडियम के साथ। इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, तो क्या बनाएगा बताओ? अरे इधर देखो यार, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अल्कोहल या इथेनॉल कुछ भी बोलो, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, तो क्या हो रहा है उधर? सोडियम इथॉक्साइड, Na+ उधर आ जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेटल्स के साथ एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था, उसी तरह से अल्कोहल भी यहां पे कर रहा है। सेम उसी तरह से क्या कर रहा है? मेटल है सोडियम, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और उसके साथ मेटालिक सॉल्ट बना ले रहा है, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकल जा रही है। बहुत ही बढ़िया। फिर अगली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन है इसकी H2SO4 के साथ, यानी 443 केल्विन पे। इतना टेम्परेचर जब हम देंगे 443 केल्विन, और साथ में एक H2SO4 डाल दिया एज अ कैटलिस्ट, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या करता है? डिहाइड्रेट करता है। अब जैसा नाम ही बता रहा है, डिहाइड्रेटिंग यानी वाटर निकाल देना। तो अब इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से क्या हो जाएगा? यस, वाटर निकल जाएगा और बच जाएगा इथीन। क्या बच जाएगा? इथीन। अरे इथीन यार। ये अब ये जो हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी, इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो बस इतना सा आएगा कि यहां पर H2SO4 का क्या रोल है। कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते इसलिए क्योंकि वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वही वाटर निकालने में मदद करता है अपने अल्कोहल में से और बनाता है इथीन। बहुत बढ़िया। और साथ में वाटर। अब ये 2 रिएक्शन जो पढ़ी ना, इस पर ही एक क्वेश्चन चलो कर ही लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो बड़ा मजेदार है, पिछले साल आ चुका है, अब भी आएगा, इंपॉर्टेंट है। किस तरह से है कि यहां पर ऊपर हो रहा है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन बोलो या फिर एडिशन रिएक्शन, जो हम पढ़ के आए हैं। एडिशन रिएक्शन पढ़ के आए हो ना, किसमें होता था? अनसैचुरेटेड में। देखो अनसैचुरेटेड में ही हो रहा है। तो क्या होता था कि एक बॉन्ड टूटता था और हाइड्रोजन ऐड, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड था तो एक टूटेगा तो एक डबल बॉन्ड का कंपाउंड आएगा, इथीन आएगा ना एक्स की जगह पर। तो एक हिंट तो इधर दे दिया, एक हिंट इसने इधर साइड से भी दिया है। क्या है हिंट? जो अभी जस्ट पढ़ के आए हो। यस, जो अभी जस्ट पढ़ के आए हो, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग वाली रिएक्शन यही हो रही है यहां पर भी। तो बस यहां पर भी क्या बनता था? इथीन। तो अपने को दोनों हिंट से मालूम पड़ चुका है कि सही ऑप्शन है यस, इथीन, ETHENE, डबल बॉन्ड वाला। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं इथेनॉइक एसिड की रिएक्शंस पर। इथेनॉइक एसिड की पहली रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन देखो, इथेनॉइक एसिड अपने पुराने दोस्त इथेनॉल के साथ जब मिलता है तो क्या बनाता है? इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल जब मिलेंगे, ऊपर एक एसिड हल्का सा लगा दिया, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो रिएक्शन में बनेगा ईस्टर। क्या बनेगा? ईस्टर। जो हमने एक देखा था ना फंक्शनल ग्रुप, वही ईस्टर। और ईस्टर के साथ वाटर। अब ईस्टर जो बना, इसका तुम नाम अगर मैं तुम्हें बोलूं बताने को, तो नाम क्या है? इथाइल इथेनोएट। इसका नाम क्या है? इथाइल इथेनोएट। O8 लगा ना लास्ट में, बताया था ना, ईस्टर जब रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है अगर, तो सफिक्स क्या रहता था? O8। तो इसका नाम क्या है? IUPAC नेमिंग इथाइल इथेनोएट, और साथ में बनता है वाटर। बहुत बढ़िया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्यों? क्योंकि ईस्टर बन रहा है ना, ईस्टर बन रहा है। किससे बन रहा है? इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को मिलाने से, ऊपर एक एसिड रख देंगे एज अ कैटलिस्ट और बन जाएगा अपना ईस्टर। इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल को मिला देने से अब ये जो ईस्टर बना, इसी पर ही बेस्ड अपनी एक्टिविटी है। जिस एक्टिविटी में ऑफ कोर्स एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है, और वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस ही अपना ईस्टर है, क्योंकि ईस्टर बहुत ही मीठा मीठा सा स्मेल करता है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब अगला, अगर इसी ईस्टर को हम उठाएं, जो ईस्टर बना है अपना, इसी ईस्टर को हम उठाएं और रिएक्ट करवा दें एक बेस के साथ, एक बेस के साथ रिएक्ट करवा देंगे, तो बनेगा इथेनॉल और सोडियम इथेनोएट। क्या बनेगा? इथेनॉल और सोडियम इथेनोएट। ये जो रिएक्शन हुई ना, ये रिएक्शन काम आती है सोप्स बनाने के, साबुन बनाने के, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोला?
पहला था स्टेरिफिकेशन, जहां ईस्टर बन रहा था, ये सोप बनाने के काम आएगी, इसलिए बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। बट रिएक्शन में क्या बन रहा है, ध्यान से देख लो, इथेनॉल और सोडियम इथेनोएट। अब आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि हम सारे रिएक्शंस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी साथ में देखते हुए चल रहे हैं। जैसे यहां पर असर्शन रीजन क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो असर्शन वाला स्टेटमेंट कहता है कि इन स्टेरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव ईस्टर। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा कि एक एसिड की प्रेजेंस में होता है ना, एसिड ऊपर एरो के लिखा होता है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट कर जाते हैं और बना लेते हैं ईस्टर। करेक्ट, बिल्कुल सही भैया। तो असर्शन सही है। फिर रीजन पढ़ो, स्टेरिफिकेशन इज द रिवर्स ऑफ सैपोनिफिकेशन। क्या ये सही है? हाँ, ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट होती है, ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे की रिवर्स होती है। तो अगर ये भी लिखा होता कि स्टेरिफिकेशन इज द ऑपोजिट ऑफ सैपोनिफिकेशन, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट होता। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बट अगर चेक किया जाए कि क्या जो रीजन है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन है, अगर असर्शन के आगे तुम वाई लगा दो और उसका सही आंसर नीचे वाला स्टेटमेंट रीजन दे पा रहा है, तो नहीं, असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन। दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली सही है, अलग अलग, बट एक साथ अगर देखोगे रीजन की तरह तो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विच सेज कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन असर्शन। बहुत सही भैया। अब आगे आते हैं। अगली रिएक्शन क्या है, हमने तो सिर्फ एक ही देखी थी, स्टेरिफिकेशन। 3 रिएक्शन करता है इथेनॉइक एसिड बेस के साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, NaOH प्लस अपना इथेनॉइक एसिड, तो बन जाएगा सोडियम इथेनोएट और वाटर। याद रखना ये रिएक्शन उस सैपोनिफिकेशन वाले रिएक्शन से अलग है। वहां ईस्टर था, यहां पर क्या होता है, यहां पर इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और बनता है सोडियम इथेनोएट और साथ में वाटर। बहुत बढ़िया। अब अगली लास्ट रिएक्शन आती है कि अपना इथेनॉइक एसिड रिएक्ट कर रहा है या तो मेटल कार्बोनेट के साथ या तो मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो रिएक्शन में क्या होगा, वही जो हर एक एसिड के साथ होता है। अरे एसिड रिएक्ट करता था मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनता था, सेम चीज, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटेलिक सॉल्ट। यहां पर भी वही बन रहा है, देख लो दोनों केसेस में। तो इसी के साथ हमने खत्म कर दिए हैं दोनों के ही केमिकल रिएक्शंस, चाहे वो अपना इथेनॉल हो चाहे इथेनॉइक एसिड हो। अब अगर हम कंपैरिजन चार्ट में दोनों की रिएक्शंस का देखें तो दोनों ही रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ। इथेनॉल के केस में बनता है सोडियम इथॉक्साइड, इथेनॉइक एसिड के केस में बनता है सोडियम इथेनोएट। वहीं अपना जो इथेनॉइक एसिड है ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है, जो हमने अभी देखा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम मिस कर देते हो कि यही दोनों, यही इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं ईस्टर, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन हमने किसमें पढ़ी, इथेनॉल में। ठीक है, कंबस्शन इथेनॉल में होगी, इथेनॉइक एसिड का हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है। और वहीं बात की जाए स्टेरिफिकेशन, तो ये तो इन दोनों की आपस में होती है ना, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड आपस में मिलकर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन देते हैं। अब याद करें अगर यूजेस की, तो यूजेस में इथेनॉल यूज होगा एज अ फ्यूल, एज अ बेवरेज। कई लोग पार्टी शार्टी में इथेनॉल का एक फॉर्म यूज करते हैं, आगे देखेंगे कैसे, कौन सा। और वही इथेनॉइक एसिड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, विनेगर और साथ में परफ्यूम्स में भी काम आता है जब ये एस्टर बन जाता है। अब हमें देखना है कि किस किस तरीके से यूज किया जा रहा है अपने इन कंपाउंड्स को। तो सबसे पहला आता है प्योर इथेनॉल, मतलब कि 100% प्योर इथेनॉल होता है। फिर होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, जहां पे 95% इथेनॉल और साथ में 5% वाटर मिला दिया जाए। वहीं अब अपना डीनेचर्ड इथेनॉल क्या है, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, डीनेचर्ड मतलब इसका प्योर नेचर से हटा दिया जाए, मतलब इसमें कुछ ऐसा मिला दो कि ये पॉइजनस बन जाए। जैसे मिथेनॉल वगैरह मिला देते हैं तो इसको पॉइजनस बना देते हैं, और ब्लू कलर का डाई भी डाल देते हैं जिससे इसको तुम पहचान भी पाओ कि पॉइजनस है, वरना पार्टी शार्टी में पॉइजनस पी लोगे और आखिरी पार्टी हो जाएगी वो। तो ये डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, ये अलग पर्पस के लिए यूज होता है, बेवरेज की तरह यूज नहीं होता है क्योंकि ये पॉइजनस होता है। बहुत बढ़िया। अब लास्ट एक क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब इथेनॉइक एसिड को ही हम क्रिस्टल्स बना दें, कैसे बनाते हैं, इथेनॉइक एसिड को 17 डिग्री सेल्सियस के नीचे ले आएंगे, कूल डाउन करेंगे, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड के क्रिस्टल्स। बहुत बढ़िया। अब लास्ट है विनेगर। विनेगर क्या होता है, 5 से 8% इथेनॉइक एसिड और साथ में ढेर सारा वाटर, तो ये होता है विनेगर, जो कि कॉमनली पिकल्स वगैरह में, अचार वगैरह में यूज तुम्हारी मम्मी करती हैं यार। अरे जाके पूछो, करती हैं।
बहुत बढ़िया। अब हम आ चुके हैं लास्ट टॉपिक पे, सोप्स वर्सेस डिटर्जेंट, कि सोप कब यूज करना है लक्स और डिटर्जेंट कब यूज करना है सर्फ एक्सेल। बताओ कब यूज करना है दोनों को अलग अलग। देखो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो सोप में होता है सोडियम सॉल्ट, वहीं डिटर्जेंट में होता है सल्फोनेट सॉल्ट। सोप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से बना, ये होता है सल्फोनिक एसिड से बना हुआ। वहीं अगर डिफरेंस में और जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि सोप हमेशा काम नहीं आएगा, क्योंकि सोप हार्ड वाटर में काम नहीं आता है। हार्ड वाटर में जहां पर तुम्हारा कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, ये सब के सॉल्ट्स आ जाते हैं वाटर के अंदर, तो वहां पर ये स्कम फॉर्म करता है, यानी प्रेसिपिटेट बन जाता है, काम नहीं कर पाता है। बट डिटर्जेंट ऐसा नहीं होगा, डिटर्जेंट में प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी जहां सॉल्ट्स होते हैं वहां पर भी काम सही तरीके से करता है। बहुत बढ़िया। और काम हमें डिटर्जेंट का लेकिन देखना नहीं है, बस डिफरेंस ही देखना था। काम हमें देखना है सोप्स का, कि सोप किस तरह से काम करते हैं। तो सोप का एक होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड, यानी हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है प्यार करने वाला, जो पानी से प्यार करता है, पानी से प्यार करने वाला एंड। और एक होता है हाइड्रोफोबिक, जो पानी से प्यार नहीं करता है, जो पानी से दूर भागता है। ठीक है भैया। अब ये जो एंड है इस तरह से बन जाता है मिसेल, इसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन, कि यानी जो भी ऑयल पार्टिकल है या डर्ट है, तुम्हारी शर्ट पर चटनी गिर गई, खाना गिर गया, तो ऑयल होगा, उसमें गंदगी होगी, तो वो ऑयल पार्टिकल है। तुमने डाला सोप, साबुन से घिस रहे हो, तो वो जो ऑयल पार्टिकल है उसके आजू बाजू इस तरह का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलेंगे मिसेल फॉर्मेशन। क्या होगा, सारे के सारे हाइड्रोफोबिक एंड आ जाएंगे अंदर। क्या, हाइड्रोफोबिक एंड आ जाएंगे अंदर ऑयल के पास, और जो पानी से प्यार करते हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे, और ये फॉर्मेशन मिसेल फॉर्मेशन होता है। और इसी की मदद से तुम्हारा वो डर्ट साफ होता है। जब तुम पानी से साफ करते हो तो ये मिसेल फॉर्मेशन के साथ साथ वो डर्ट भी, वो ऑयल भी हट जाता है। बहुत ही बढ़िया, खत्म कर दिया है हमने प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को। इससे क्वेश्चन इस तरह का देखने मिलेगा कि समझाओ सोप का क्लींजिंग एक्शन कैसा है, तो डायग्राम बना करके सही तरह से समझा देना मिसेल फॉर्मेशन। और हां, अभी भी जो लोग इस गेमिंग जोन में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मैं तुमसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, बताओ क्लास 10th क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसी जगह जहां पर कम से कम दिनों में नहीं, कम से कम टाइम में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस करवा दिया जाए। हाँ, सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाए विद ऑल इंपॉर्टेंट निमोनिक्स, ट्रिक्स, हैक्स, फ्री एडवाइस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। हाँ, और तो और सारे के सारे क्वेश्चंस क्विज के साथ भी करवाए जाएं, ताकि तुम्हारा सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर हो, टाइम बेस्ड क्विज हो, टाइमर के साथ हो। हाँ, और तो और रिवीजन के लिए दिए जाएं वो रद्दी नोट्स नहीं, इंस्टेड प्रॉपर फ्लैश कार्ड्स, जहां कॉमन मिस्टेक्स लिखी हो, निमोनिक्स लिखे हो, और भी बहुत कुछ लिखा हो। हाँ, और क्या चाहिए, क्या चाहिए? और चाहिए सैंपल पेपर्स, वो भी पीडीएफ में नहीं या बुक में नहीं, जहां पर सॉल्यूशन पलट पलट कर देखना पड़ता है। हमें चाहिए सैंपल पेपर्स विद प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस, जहां पर हम एनालाइज कर पाए क्या गलती हो गई, कैसे 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करना है, सब कुछ बोलो। हाँ, अब जब इतने बार तुमने रियलाइज कर लिया है कि ये सारी चीजों की जरूरत है, वो भी 1 महीने के टाइम लेके नहीं करना है, इंस्टेड कम से कम टाइम में, एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि हमने ये सब कुछ दे दिया है सिर्फ एक 24 आवर्स के गेम में। अभी भी कुछ सीट्स बची हुई हैं, कुछ लास्ट सीट्स बची हुई हैं। डोंट मिस द चांस, इस 24 आवर्स गेम में एनरोल करो, जिसके बाद तुम अपना कंप्लीट क्लास 10th का सिलेबस स्वाहा कर दोगे विद ऑल इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज, एंड यू विल बी द नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1। हमने अब इस चैप्टर को कॉन्फिडेंस के साथ तुम कह सकते हो कि हर एक ट्रिक, क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म कर दिया है। तुम्हें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस पढ़ले अक्षय ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप इंस्टॉल कर लो फटाफट से। एंड एक बात याद रखना कि हमारी लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड बैच चल रही है, 24 आवर्स बैच, जहां सिर्फ 24 आवर्स में मैथ, साइंस, सोशल साइंस तीनों का सिलेबस करवाया जा रहा है। जाके ज्वाइन करो, कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट के लिए दे दूंगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड पीपीटी। अब हाँ, फटाफट से सब्सक्राइब मार के ये वीडियो सब में शेयर करके बड़ी मेहनत से बनाई है, जा पढ़ ले।